तो हेलो स्टूडेंट्स, ये है आईसीएससी कॉम्पिटेंसी का फिजिक्स का। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो है आपके एमसीक्यूज। इसके बाद हम स्टडी करेंगे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स के और फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ लाइट रे एंटर फ्रॉम अ एयर टू द, ठीक है, एक सेकंड। When a light enter from a air to the glass, it bends towards the normal. If red, blue, and yellow color are allowed to enter with the same block at the same angle of incidence, then which color the value of I minus R will be greater? तो अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो इसको आप देखिए कि अगर ये लाइट आई यहाँ पे और यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ करी, तो ये तो दोनों तीनों के लिए बराबर है। बट रेड कलर यहां पर सबसे लीस्ट करेगा, ये रेड है। और अगर मैं बोलूं ब्लू कलर, ये सबसे ज्यादा करेगा। तो आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो किसके लिए सबसे कम होगा? ब्लू के लिए सबसे कम होगा। तो यहां बोला है आई माइनस आर आपको निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? आई माइनस आर। तो आई तो फिक्स है सबके लिए। आर किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? तो रेड के लिए आर सबसे ज्यादा होगा, तो आई और आई माइनस आर की वैल्यू किसके लिए? रेड के लिए कम हो जाएगी, येलो के लिए उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, ब्लू के लिए क्योंकि आर सबसे कम है इसलिए आई माइनस आर, मतलब आई को हम इमेजिन कर लो 45 डिग्री है, ठीक है। और आर मान लेते हैं ऑलमोस्ट 10 डिग्री है, तो इससे आर 35 आया। बट ये किसके लिए? ब्लू के लिए। येलो के लिए थोड़ा ज्यादा होगा, तो मान लेते हैं 15 डिग्री, तो 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। और मान लेते हैं रेड के लिए ऑलमोस्ट 30 डिग्री रह जाएगा, आर रह गया, मतलब बैंड नहीं हुई ज्यादा, टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड नहीं करी, तो आर ज्यादा होगा, तो इससे 15 डिग्री। तो अब मुझे बताओ किस में ज्यादा है? ऑब्वियसली ब्लू के केस में ज्यादा है। क्लियर है? तो यहां तक आप समझ में आई होगी। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? असर्शन है और रीजनिंग है, तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन a light passes through a triangular prism, it observed that for two angle of incidence the angle of deviation is same. अब ये जो बोल रहा है इसका मतलब क्या है? अब जरा मैं समझाता हूं। मतलब एक जो एंगल ऑफ डेविएशन है दो इंसिडेंट एंगल के लिए सेम रहता है। तो ये क्यों होता है वो उसका रीजन देखो। अगर आपने ग्राफ देखा तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन होता है और यहाँ इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इस डेविएशन पे, ये जो वैल्यू वैल्यू मैंने ली, इस डेविएशन पे देखो, यहां पे एक आई कटा और यहां पे एक आई कटा। तो एक डेविएशन के लिए कितने आई बने? 2 आई बने, बस हाँ मिनिमम डेविएशन को छोड़ के, ठीक है। तो यहां पे देखा मैंने, लाइट पासिस फ्रॉम अ ट्रायंगुलर prism, it observed that for two angle of incidence the angle of deviation is same। तो ये हो सकता है। रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लाइट एंटर एंड रिट्रेस इट्स पाथ इन अ रिवर्सिंग डायरेक्शन। ठीक है, लॉ रिवर्सिबिलिटी की वजह से ये है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। लॉ रिवर्सिबिलिटी की वजह से ये होता है कि लाइट, अब जब हम लाइट को ऐसे भेजते हैं, यहाँ एक मीडियम होता है, नॉर्मल आप बनाते हो, टूवर्ड्स करती है, यहाँ पे आप मिरर लगाते हो। तो अगर एयर टू ग्लास मान लो वो जा रही है और 90 डिग्री वो टकराती है, तो जिस पास से वो आई, एयर म्यू जी, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर हो जाता है, ठीक है। तो जी म्यू ए जो होता है वो हो जाता है साइन आर अपॉन साइन आई। तो ये दोनों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन का कोई सेंस नहीं बन रहा है असर्शन के साथ कोई कोलैब करने का या कोई लिंक बनने का या उसका रीजन देने का। तो यस, असर्शन इज राइट एंड रीजन इज ऑल्सो राइट, बट बी इसका होगा, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट पाथ ऑफ अ लाइट। तो देखो, ये कॉन्वेक्स है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट हैज टू पास थ्रू फोकस, ये होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग है। अब ये पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, फोकस में मिलती है, बिल्कुल सही था, बट ये पैरेलल टू ईच अदर है, तो ये यहां पे मिलेंगी कहीं, ठीक है।
ये क्वेश्चन काफी घुमावदार है। तो ये फोकल प्लेन पे, ये जो बना रखा है, दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? एन इमेजिनरी प्लेन विच इज imaginary which is perpendicular to the principal axis and passing through focus। अब इसको 2 मिनट अभी मैं बोलता हूं। अब देखो, कॉनकेव में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर दैट इट कमिंग फ्रॉम फोकस। तो अगर डॉटेड लाइन बनाओ तो ये फोकस से पास होगी। तो ये तीनों गलत है। अब ये क्यों सही है, इसे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बोला था 2F से पास करा। कॉनकेव में कोई 2F वाला कोई सीन ही नहीं होता। कॉनकेव में सारी इमेज या तो इनफाइनाइट पे होती है या इन फ्रंट ऑफ अ लेंस होती है। और इमेज बनती है, अगर इनफाइनाइट पे तो इमेज बनती है फोकस पे, और अगर वो होता है आगे, इनफाइनाइट से थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली आगे, तो इमेज बनती है आपकी, मोटा मोटा मैं कहूं तो, फोकस और मिरर के बीच में। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो, तो ये जो रे आ रही है, ये मान के चलेंगे हम इनफाइनाइट से आ रही है, तो इसकी वजह से जो इमेज बनी, ये रही इमेज छोटी सी, और ये फोकस, तो ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, ओके। चलिए इसके नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार जरा पहले इसे रीड आउट कर लो। द डायग्राम बिलो शोज द पुली सिस्टम, स्टेट विच ऑफ द सिस्टम फॉलोइंग डायग्राम इज ट्रू। तो ठीक है, ये पुली सिस्टम में 4 दिखा रखे हैं, और उन्होंने बोला कि कौन सा इसमें से ट्रू है। ठीक है, ओके। तो यहाँ जो पुली डायग्राम दिखाए हुए हैं, एक बार को जरा इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो पुली डायग्राम में अगर मैं इसकी बात करूं, पहला वाला जो पुली है, जो लेफ्ट की तरफ दे रखा है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें एफर्ट ऊपर है, जो कि एक तरीके से नॉन प्रैक्टिकल पुलिस भी बोले जाते हैं। जैसे मूवेल की बात करूं, तो मूवेल को अगर आपको पता होगा कि अगर यहां से हमने 2 मीटर रस्सी खींची, तो 1 मीटर इधर चली जाएगी, 1 मीटर इधर चली जाएगी। तो एक्चुअल में लोड 1 मीटर उठेगा, तो यहाँ का वेलोसिटी रेशियो आपका 2 होता है। ठीक है, ये एक रियल केस है, तो इसमें वेलोसिटी रेशियो भी 2 होगा, क्योंकि सिंगल मूवेबल पुली का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ भी वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, 2। अब नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होता है, तो यहाँ वेलोसिटी रेशियो होगा 3। यहां अगर आपने ऐसे लगाया हो कि वेलोसिटी रेशियो होगा 2, तो यहां आप फंस जाओगे। अब ध्यान से देखो, ये नॉन प्रैक्टिकल केस है। अगर यहां से मैं कुछ रस्सी खींचता हूं, तो उसका एक पार्ट यहां वाली रस्सी को भी मिलेगा, वही पार्ट यहां मिलेगा, वही पार्ट यहां मिलेगा, क्योंकि लोड को उठाने के लिए तीनों रस्सी यूज हो रही है। जब ये तीनों रस्सी यूज हो रही है लोड को उठाने के लिए, ये तीनों रस्सियां, तो इसका मतलब आपका जो भार है वो तीनों पे बंटेगा। तो आप जो एफर्ट लगाओगे, वो एफर्ट के वक्त जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होगा, वो लोड में 3 जगह बटेगा। यानी अगर मैं 3x रस्सी यहां पे करूं, तो x यहां जाएगी, x यहां जाएगी और x यहां जाएगी। तो लोड एक्चुअल में जो लिफ्ट होगा वो x ही होगा। तो यहां जो वेलोसिटी रेशियो है वो 3 है। तो 2 पुलिस का वेलोसिटी रेशियो 3 है, और 2 पुलिस का वेलोसिटी रेशियो 2 है। ठीक है, तो देर आर 3 पुली सिस्टम विद VR2 एंड VR1। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होने वाला, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, सेकंड पे आता है देयर आर 2 पुलिस ऑफ VR2 एंड एक VR1 और एक VR1, तो ये भी गलत है। और ये वाला सही है, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि इसमें 2 पुलियां हैं जिनका वेलोसिटी रेशियो 2 है, और 2 पुलियां हैं जिनका वेलोसिटी रेशियो 3 है। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, देखो मैं चाहता हूं आप लोगों को वो चीज समझ में आए, है ना, जिससे आप उसे कर सको। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, या ओके, फोर्स पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है द डायग्राम बिलो शोज द फोर्स 1040 Newton एक्टिंग ऑन अ रॉड ए बी pivoted at A in a different direction, identify the correct statement। तो अगर मैं पहला वाला डायग्राम देखूं, तो पहला वाला डायग्राम आपको जो बता रहा है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। तो पहला वाला डायग्राम क्या बता रहा है, पहला वाला डायग्राम आपको बता रहा है कि भैया 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, फोर्स ये लग रहा है। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो 80 × 40 कर लो और 100 से डिवाइड कर दो, तो क्योंकि मीटर है तो यहां से आ जाएगा 32 Newton मीटर। सेम यहां से भी आएगा 32, इसका भी सेम कौन सा, न्यूटन मीटर। बट ये क्लॉकवाइज है,
तो इसमें माइनस आएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस का ही रहेगा। अब ये पर्टिकुलर एंगल पे लग रहा है, अब एंगल पे जब लगता है तो आपको पता होना चाहिए थीटा। ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री पे रखता, जैसे ये दोनों 90 पे लग रहे हैं, तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट कर पाता है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो यहाँ पे आता है एफ डी साइन थीटा। तो हमारे जो सिलेबस में है 10th क्लास के आईसीसी के सिलेबस में, उसमें हम बोलते हैं कि भाई जो जो आपका फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है, या जो डिस्टेंस लेते हैं दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, और तो अगर मैं इसको भी बोलूं तो इसका ना समझते हो आप, ये समझो ये ऐसे जा रही होगी तो ये डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस कम हो गया ना 80 के मुकाबले। या ये अगर मैं बोलूं तो ये यहां जाएगा तो इसके मुकाबले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो पी और क्यू वाला जो डायग्राम है ये मोमेंट ऑफ फोर्स बनाएंगे, बट सेम बनाएंगे और अपोजिट बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर पी एंड एस क्या कह रहा है, अपोजिट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यस पी, नहीं पी और क्यू का द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स आर मैक्सिमम नहीं, और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम ऑफ पी एंड क्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। रीजन समझ में आया, उम्मीद करता हूँ रीजन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो रीजन नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है इसका। ओके, नेक्स्ट वाला है, इन अ डायग्राम फोर कोन्स आर डिपिक्टेड ईच विद अ हाइट ऑफ 12, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडिकेटेड बाय द डॉट। एक में 9 है तो ए में 9 है, बी में आपका 8 है, सी में आपका 4 है और डी में आपका 3 है। फ्रॉम एपेक्स, कहां से, ऊपर से, एपेक्स बोले तो ये कोना जो ऊपर होता है, ठीक है, फ्रॉम द एपेक्स विच ऑफ द कोन इज कंप्लीटली सॉलिड। तो कंप्लीटली सॉलिड का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो h/4 होता है, तो 12 में 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। बट ये जो h/4 होता है ये होता है फ्रॉम द बेस, ऑन द बॉटम। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर बॉटम से है तो 9 ऊपर से, तो ये वाला ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो यस 9 सेंटीमीटर वाला दे रखा है, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सा इसमें एंगल सही होगा। तो देखो कोई भी आप फोर्स पकड़ लो, जैसे मैं ये पकड़ लेता हूँ, ये वाला फोर्स जो यहां दे रखा है, तो यहाँ पे वर्क 50 न्यूटन हुआ है और डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ है, फोर्स उन्होंने बता रखा है क्वेश्चन में 10 न्यूटन। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको पता है एफ डी कॉस थीटा होता है। तो वर्क डन हुआ है 50, फोर्स लगा रहे हो आप 10, डिस्प्लेसमेंट आप चल रहे हो 10, कॉस थीटा आपको चाहिए, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, यहाँ 2 यहाँ 1, तो 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होती है। तो यहां से थीटा 60 डिग्री आया तो उन्होंने एंगल ही पूछा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो यस, यहाँ पे उन्होंने एंगल पूछा है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो इस पर हम टिक लगा देते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट विद द पुलिस जैज डिटरमाइन द एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज। तो जैज ने डिटरमाइन करा कि क्या एफर्ट और मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी। ठीक है, तीन चीजें डिटरमाइन करी उसने। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा समझाने के लिए मकसद से ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो उसने निकाली कि एक्स उसकी एफिशिएंसी थी, वाई उसका मैकेनिकल एडवांटेज था और जेड उसकी एफिशिएंसी थी। ओ सॉरी, एक्स उसका एफर्ट था, वाई उसकी मैकेनिकल एडवांटेज था और जेड उसकी एफिशिएंसी थी। फिर उसने सब्सिक्वेंटली आफ्टर लुब्रिकेटिंग से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो अब फ्रिक्शन कम हुआ, उसके बाद जो एफर्ट लगा वो एक्स डैश है, मैकेनिकल एडवांटेज वाई डैश है और एफिशिएंसी जेड डैश है। तो अब मुझे एक बताओ, अगर लुब्रिकेसी हो गई तो इसका मतलब फ्रिक्शन कम हुआ, यानी कम एफर्ट लगाने पे काम करेगा। तो यहां जो रिलेशन है एक्स का वो हो जाएगा कि एक्स कम होगा, ओ सॉरी ऐसा, कम होगा एक्स डैश से। ठीक है, तो एक्स डैश एक्स ज्यादा होगा, इतना समझना है। मैकेनिकल एडवांटेज, अब मैकेनिकल एडवांटेज का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। अब एफर्ट अगर नहीं लगाना पड़ रहा तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर लुब्रिकेशन कर दोगे, फ्रिक्शन रिड्यूस कर दोगे, तो मैकेनिकली एडवांटेज वो ज्यादा देगी। तो वाई डैश जो होगा वो ज्यादा होगा वाई से। ठीक है,
और तीसरा ऑब्वियसली एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो पहला वो बोल रहा है एक्स डैश इज ग्रेटर देन एक्स, यानी अब ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा आफ्टर लुब्रिकेसी, तो ये पहला वाला रॉन्ग है। दूसरा वाला कह रहा है कि जो उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज है वो ज्यादा मिलेगा, तो ये ऑप्शन सही है। तो अगर हमें अब ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन है वो आपको मिल गया है। एक सेकेंड, बाय डैश मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, लोड उतने का उतना ही रहेगा, अब एफर्ट कम लगाना पड़ा तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ गया, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़, ओ सॉरी 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 बेटा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये चीज यहाँ पे उल्टी दे रखी है। तो यहाँ वाई डैश जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए था वाई से, सॉरी सॉरी मैंने लिखा वही था, गलत टिक लग गया। तो यहाँ पे जेड डैश इज, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एसेशन फॉर ग्लास ब्लॉक वर्सेस आई वर्सेस जी का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जितना आई बढ़ाओगे उतना आर बढ़ेगा या घटेगा, जो भी वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो सेम जरूर होता है, बट ये चीज एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो ये ऑप्शन असर्शन रॉन्ग है। व्हेन अ लाइट रे अंडरगोज अ रिफ्रैक्शन इट फॉलो स्नेल्स लॉ, ये होता है। तो असर्शन रॉन्ग है बट रीजन करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डैश ऑफ यूवी, तो एक एक करके आप डाल दो। तो स्पीड इन वैक्यूम ऑफ यूवी इज इक्वल टू माइक्रोवेव, तो स्पीड तो दोनों में सेम रहती है। स्पीड इन मीडियम, तो स्पीड ऑफ माइक्रोवेव ज्यादा होती है आपकी अल्ट्रावायलेट से, तो स्पीड वगैरह के केस में बोलूं तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव। ठीक है, तो ये होता है वेवलेंथ उल्टी होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्या कह रहा है? सुमित अ टीनेजर एंजॉय प्लेइंग his music loudly, however his grandmother constantly lowering the volume of a music player. Analyze the wave, identify which of the characteristic of the wave. तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो पीएस है, पीएस जो है वो आपको हाफ वेव को बता रहा है, और जो क्यू आर है वो उसके एम्पलीट्यूड को बता रहा है। तो अगर उसकी दादी माँ ने उसकी लाउडनेस को कम करा है तो उन्होंने क्यू आर को कम करा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक सेकेंड, या तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डेटा गिवन है आपको, मास कितना है? तो मास इज गिवन 10 ग्राम, क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई 120 जूल, टेम्परेचर 10 डिग्री। तो द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 12 पर जूल पर ग्राम, तो ये यहीं पे गड़बड़ है, ग्राम नहीं होती पर केल्विन होती है, तो यहाँ गड़बड़ है। 10% कैपेसिटी, तो ये बिल्कुल सही है, जूल पर ग्राम पर केल्विन ही होती है, केजी में नहीं कन्वर्ट करा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट ए तो गलत है, स्टेटमेंट बी ही सही है। ठीक है, और दूसरा भी सही है, अगर आप उसे ग्राम में ही रखते हो तो डिवाइड बाय 10 ही करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? गिवन दैट रेसिस्टिविटी ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनियम इज दिस, तो प्लेटिनियम की ये रही और गोल्ड की आपकी ये रही, रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो वो कह रहे हैं, अब देखो रेसिस्टिविटी अगर आपको पता हो तो रेसिस्टिविटी डिपेंड, मतलब द गोल्ड हैव अ रेसिस्टिविटी ऑफ अ प्लेटिनियम दिस, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एल बाय ए होता है। ठीक है, ये सभी को पता है। अगर मैं इसे खोलूं तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां वो बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड ये दिखा रखी है 2.1 10 की पावर 8, और रेजिस्टिविटी ऑफ प्लेटिनम इतनी दिखा रखी है। ये रेजिस्टिविटी है जब ये ओम मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर होती है। स्टेटमेंट 1.1 क्या कह रहा है कि 5 मीटर प्लेटिनम का वायर लिया विल हैव द सेम रेजिस्टेंस एज 1 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। तो अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड निकालूं तो रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड में रेजिस्टिविटी दे रखी है गोल्ड की 2.1 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, और उन्होंने लेंथ बोल दी 1 मीटर, और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है एरिया उन्होंने सेम लिया होगा, तो दिस इज योर रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं एक वेरिएबल में रखो तो ओम में आंसर आ गया। अब रेजिस्टिविटी ऑफ प्लेटिनियम जब आप निकालोगे तो रेजिस्टिविटी ऑफ प्लेटिनियम का फॉर्मूला हो जाएगा 10
प्लेटिनम में, हाँ वो दे रखे 10.5 इंटू 10⁻⁻8, ये रेजिस्टिविटी हो गई। लेंथ उन्होंने प्लेटिनम की बोली है 5 अपॉन, और उन्होंने एरिया होगा ए, तो यहाँ 5 × 5 = 25, 2 और 5, तो दिस विल बी योर ओम अपॉन ऑब्वियसली ए, तो दिस विल बी योर रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम। तो मुझे नहीं लगता ये दोनों सेम होंगे, तो स्टेटमेंट ए तो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला दोनों का सेम होगा, तो स्टेटमेंट ये सेम ही है। अब गोल्ड वायर 1 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब देखो मैं सेंटीमीटर से और उसको मीटर में चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में गिवन है। दूसरा देख रहे हो तो प्लेटिनम वो भी सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैं नहीं चाहता कि उन दोनों को आप चेंज करो, अल्टीमेटली सेम ही रहने वाला है, क्योंकि डिवाइड बाय 100 यहां भी करोगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड की अगर मैं बात करूं, तो रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड है 2.1 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ये रेजिस्टिविटी है, और लेंथ हमें एल माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता, दोनों की हमने सेम लेंथ मानी है। और यहाँ पर उन्होंने बोला है गोल्ड वायर ऑफ 1 मीटर, तो विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब एरिया जो बोल रहे हैं पाई, तो आर, गोल्ड वायर का 1 बोला है तो 1 सेंटीमीटर ही लिख देता हूँ, उसका स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अल्टीमेटली यही रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम की बात करें तो हो जाएगा 10.5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन पाई, लेंथ को एल रख लो। आर जो बोल रखा है वो बोल रखा है प्लेटिनम का 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। तो 10.5 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे, तो मोटा मोटा आपका 2.1 और ये आ जाएगा 5, तो ये 0.42 हो जाएगा, जो दूर दूर तक मुझे तो नहीं लग रहा है सेम है ये और ये वैल्यू। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों ही मेरे मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज है। बट बुक में मतलब जो इसकी आंसर स्क्रिप्ट है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। हाँ, तो आंसर स्क्रिप्ट में बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आंसर स्क्रिप्ट जो दिया हुआ वो गलत दे रखी है, उसमें डी ही ऑप्शन सही है, बट वहां उन्होंने लिख रखा है, यहाँ पे सही लिखा है इनकरेक्ट, बट वहां पे जब आप आंसर स्क्रिप्ट पे जाओगे तो वहां उन्होंने करेक्ट लिख रखा है, बट ऑप्शन सही गिवन है, बट आंसर गलत लिख रखा है, मतलब उन्होंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन। तो यहाँ पे देखो, तो अगर मैं आपको एक बता दूं पहले, यहाँ पे एक चीज जो मुझे लगी थी फर्स्ट टाइम में कि ये गलत होगी। A switch will serve the purpose of making and breaking a circuit when it is connected to the neutral wire। तो यहाँ पे बच्चे पकड़ के बैठ जाएंगे कि सर स्विच तो लाइव वायर में होता है, तो असर्शन तो रॉन्ग है। बट यहाँ पे उन्होंने उसका पर्पस, उसका वो नहीं पूछा कि कहाँ लगाते हैं, उन्होंने बोला वो अपना सर्व कर रहा है अपने पर्पस को। क्या पर्पस होता है स्विच का? अप्लायंस को ऑफ करना या ऑन करना। अभी उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं बोला कि क्या वो अप्लायंस से पहले लगाए या बाद में लगाए। अप्लायंस से पहले लगेगा तो लाइव है, अप्लायंस के बाद में लगेगा तो न्यूट्रल वायर में होगा। अप्लायंस से पहले लगेगा तो अप्लायंस में करंट जाने ही नहीं देगा, और अप्लायंस के बाद में लगेगा तो सर्किट इनकम्प्लीट करेगा, बट अप्लायंस में करंट जा रहा होगा। अगर किसी ने अप्लायंस को छू लिया तो उसे करंट लग सकता है स्विच ऑफ होने के बावजूद भी। बट क्वेश्चन यहां कह रहा है कि अगर स्विच ऑफ है तो क्या अप्लायंस में अपना पर्पस सॉल्व होगा? तो यस, पर्पस सॉल्व होगा अगर चाहे वो न्यूट्रल वायर में लगा हो। दूसरा जो इन्होंने बोला था, न्यूट्रल वायर हैज अ जीरो पोटेंशियल, तो यस, न्यूट्रल और अर्थ दोनों का पोटेंशियल जीरो होता है, तो ये सही है। बट यहां आप बोल सकते हो कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों। तो यस, बोथ आर करेक्ट, बट दोनों वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ये बहुत बढ़िया क्लासिक क्वेश्चन है। अब उन्होंने बोला द गिवन रॉड विथ अटैच ईच अदर, इस तरीके से बना रखा है। अब वो ए में से वायर जा रहा है, तो ए में ए को बोला है ए एंड बी आर द पॉजिटिव टर्मिनल, तो अभी फिलहाल के लिए हम ए को क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव, और सी को भी क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव। तो अगर ए से करंट जा रहा होगा तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे। और अगर मैं बी की तरफ से देखूं तो करंट ऐसे आ रहा होगा। तो अगर मैं इधर से देखूं तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर क्लॉकवाइज बनता है, आप लोगों ने क्लॉक रूल पढ़ा होगा, है ना? अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका रीजन होता है ये एन, तो सॉरी साउथ, एक सेकेंड। ठीक है, अगर वो बन रहा है तो
यस साउथ, ऐसा और ऐसा, तो यहां पे क्या बन रहा होगा साउथ। और अगर यहाँ ये पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर से करंट जा रहा होगा। तो अगर मैं इससे देखूं तो इस करंट आया और ऐसे पीछे की तरफ गया, आया फिर पीछे की तरफ गया, आया पीछे की तरफ गया। तो अगर आप देख रहे हो करंट आ रहा है पीछे की, तो आप इसे ऐसे घुमाओ जैसे गया ऐसा। तो ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज अभी हमने देखा वो नॉर्थ होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला कब अट्रैक्ट करेंगे, तो पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई। इसमें बच्चे रट लेते हैं कि ये माइनस था ये प्लस था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो अब ध्यान से सुनो, इस मैग्नेट के अरेंजमेंट को नहीं बदल रहा मैं, ठीक है। ये प्लस का है, ये वाला है, ये ऐसे पीछे गया, यहां से निकला, ये पीछे गया और यहां से निकल के ऐसे आ गया। तो ये मैंने इसे ए नाम दिया, इसे बी नाम दिया, ठीक है सेम। अब तुम कहोगे सर क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये सी दिया, ये डी दिया, ठीक है। अब की बार सी को ऐसे ले गया और ये पीछे से निकाल के फिर घुमा के फिर ऐसे, और फिर घुमा के और यहां से ऐसे डाल दिया। मतलब अब की बार वायर में करंट नीचे से जा रहा है, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है सी, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो यहां तो ये ऑब्वियसली साउथ बनेगा, ये तो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा वही सेम चीज है। बट जब सी में अब की बार पीछे से गया, तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, यानी अब की बार ये भी साउथ बनेगा। तो ये ना अट्रैक्ट ना करके ये रिपेल करेगा। तो यहां पे अगर माइनस होता तो ये नॉर्थ बनाता और तब ये अट्रैक्ट करता। तो रटना नहीं है प्लस प्लस माइनस माइनस से, आपको हैंड मोशन से कोशिश करो। अगर राइट डायरेक्शन में वायर में करंट आप देख रहे हो तो राइट हैंड को रोटेट करो, उस डायरेक्शन में अपने सर को ले जाओ, चेक करो। और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में करो, जैसे आपने देखा मैंने सीडी वाले के लिए लेफ्ट हैंड को रोटेट करा, और जब ए बी वाला कर रहा था क्योंकि उसका राइट फेस था डी बी की तरफ, तब मैंने राइट हैंड को यूज करा। तो इस तरीके से जरूर इस क्वेश्चन को करना, क्लॉक रूल, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लीज उनको जाके देखना, जिससे आपको एक पता चले कि भाई क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया। और प्लीज बच्चों अगर आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो मैं कुछ एड ऑन नहीं करता हूँ, सिंपल चीजें रखता हूँ, ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करता। बट हाँ मैं अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं देता कि ये भी कर लो वो भी कर लो। बट हाँ फोकस रख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई जैसा मुझे आता है, मुझे लगता है ये बच्चों के लिए इजी है, समझना आना चाहिए, उतना इजी करके आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए, ठीक है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज आर करेक्टली बैलेंस। तो हो सकता है चारों हो सकता ना हो। तो ऊपर वाले को यानी एटॉमिक मास को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ Q-1 है, यहाँ Q-5 और -4 करोगे तो ये भी Q-1 हो जाएगा, यानी एटॉमिक मास तो बैलेंस है। Q-5 और P-5 यहाँ है, P-3, तो यह प्लस करोगे तो ये P-1 हो जाएगा। तो ये बैलेंस नहीं है, इसे हटाओ। ये Q-4 है, ये भी Q-4 है, तो ऊपर वाला तो बैलेंस है। ये P-4 है, ये P-4 है, 5 है, और ये -1 हो गई, P-6 हो जाएगा, तो ये भी इनबैलेंस है, इसे भी हटाओ। ये Q-1 है, ये Q-5 है, 4 है, तो ये भी Q-1 ही आएगा, तो अभी ऊपर वाला बैलेंस है। P-5 है, P-7 है, 5 है, तो P-5 हो जाएगा, तो ये बैलेंस है। डी पे आते हैं, Q-4, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी Q-4 ही आएगा। P-7, P-5, P-2, तो ये भी हो जाएगा P-7। तो ऑप्शन नंबर डी। तो सी भी सही है और डी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। होपफुली समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप समझते हो तो देखो, द above picture show the three cylinder of a cylinder filled with water। तो वाटर के जो एयर कॉलम है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और ट्यूनिंग फॉर्म में क्या होता है, जितनी लंबी उसकी लेंथ होती है उसकी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको दिख रहा है मतलब ट्यूनिंग फॉर्क बड़ा है लंबा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। और वैसे ही एयर कॉलम जितना बड़ा होगा, यानी एयर कॉलम ज्यादा लेंथ में होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अगर मैच करें तो कौन कौन सा उसके हिसाब से मैच कर पाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हो तो एल, जैसे मैं अगर आपको सबसे पहले इसमें दिखाऊं, तो यहाँ देखो सबसे बड़ा एन है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम होगी, सॉरी। और पी, तो ऐसा कौन सा है जो पी और एन को मिला रहा है ना, वो देख लेते हैं। तो हमारा काम काफी हद तक इजी हो जाएगा।
तो पी और एन को मिलाने वाला एक तो फर्स्ट है और एक लास्ट है, तो दूसरा देख लेते हैं पी और एन के अलावा, और सबसे छोटे को पकड़ते हैं। तो सबसे छोटा कौन है भैया? एल। और यहां सबसे छोटा कौन है? क्यू। तो अब एल और क्यू को कौन मिला रहा है वो देखो। ये हमने दो ऑप्शन लगाए थे, पहला वाला, ठीक है, हमने कौन कौन सा ऑप्शन लगाए थे, एक तो हमें फर्स्ट वाला लगा था और एक हमें लास्ट वाला लगा था, है ना, ये दो ऑप्शन लगे थे। बट इनमें अगर आप देख रहे हो तो लास्ट वाला ऑप्शन है, क्योंकि जब से लोएस्ट जो है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो है एल, और वो किससे मैच कर रहा है? क्यू से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, उनके लिए है जिनको बिल्कुल बेसिक्स आते हैं, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं 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 होगा। क्या कह रहा है, क्योंकि कई इवन कई, मैं बोलूंगा कई अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स इसमें फंस जाते हैं। मेरे से भी हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। आपने तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देखे होगे, बहुत सारी गलतियां कर रखी है जल्दीबाजी में, बट यस मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। थ्री मेटल्स ए बी सी आर सप्लाइड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब आपने क्यू सबको सेम दिया है। देयर मासेस आर इन रेशियो, मासेस का ये रेशियो है, एक कम है एक थोड़ा ज्यादा है, कुछ ज्यादा। इफ दे सेम राइज इन टेम्परेचर, तो देयर थर्मल कैपेसिटी, देखो थर्मल, स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी नहीं पूछी, थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला यानी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्यू बाय डेल्टा टी होता है बच्चों, क्यू बाय डेल्टा टी। तो क्यू सेम है, डेल्टा टी सेम है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। सही है ना, मजेदार क्वेश्चन था ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये फिगर है, अब बोला रेजिस्टेंस बताओ, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो वही, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल दोनों का सेम बोला है, कॉपर का वायर बोला तो मटेरियल तो सेम है, तो रेजिस्टिविटी तो कॉन्सेप्ट हटा देते हैं। तो यहाँ मैं ध्यान से देखो, मैं एक लिखता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। तो किस पे रेजिस्टिविटी हटा दो तो क्या बचा? लेंथ और डायमीटर है तो पाई हटा दो, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है, तो डायमीटर, रेडियस बोलो तो रेडियस को ट्वाइस करके डायमीटर का स्क्वायर मोटा मोटा मैं लिख ले रहा हूँ, डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको हटा ही लेते हैं, एक मिनट। या तो पहले वाले का अगर आप देखो, तो पहले वाले की लेंथ एल है और डायमीटर 2d है, तो मैं यहाँ 2d का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, 2d का स्क्वायर। बी का करते हैं, बी का लेंथ है 3l, तो यहाँ 3l लिखते हैं, और यहाँ टी का स्क्वायर, ठीक है। और सी का करते हैं, सी का क्या है? 2l लेंथ है और 2d का स्क्वायर है, और डी का एल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब सब में वेरिएबल्स है, तो एल स्क्वायर ऊपर है तो एल सब में, सॉरी एल ही होगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं होगा। एल ऊपर है, नीचे डी स्क्वायर है, तो पहले आएगा एल स्क्वायर, सॉरी एल अपॉन 4d स्क्वायर, दूसरे का होगा 3l अपॉन डी स्क्वायर, और तीसरे का होगा 2l अपॉन 4d स्क्वायर, और चौथे का होगा l अपॉन डी स्क्वायर। तो यहां कट जाएगा तो एक 2 आ जाएगा, तो यहां पे एक्चुअल में l हटाओ d हटाओ, 1/4 बचेगा, यहां बचेगा 3, ठीक है, और यहां बचेगा 1/2 और यहां बचेगा 1। तो अब इसका 4 को भी हटाओ डिनोमिनेटर, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 करोगे तो 1 हो जाएगा, 4 3 12, ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो इसका अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है तो इसका होगा 2 ओम। तो ये किसका है? ये है ए, ये है, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा ए का, उसके बाद होगा सी का, उसके बाद होगा डी का, और उस लास्ट में होगा बी का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? द डायग्राम शोज, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? एक डायग्राम है, शो द मैग्निफिसेंट डूम एट गोल गुम्बद एट बीजापुर, ठीक है, एट अ बॉय स्टैंडिंग एट ए पे खड़ा है, एंड विस्पर, धीरे से बोल रहा, इट क्लियरली हियर एट बी अक्रॉस द ह्यूज डूम। और ये एक्चुअल में होता है कि यहां पे आप जो बोल रहे हो वो आपको बी पॉइंट पे सुनाई दे, ठीक है, वो यहां से आवाज जाएगी, इसको टकराती है और यहां से यहां चली जाती है। तो स्पीड उन्होंने बोल रखी है 330, बढ़िया चीज है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड
ठीक है, x प्लस वाई शुड बी लेस देन 30। तो x ये डिस्टेंस को बता रखा है, y ये। तो अगर वो यहां जाएगा टकरा के फिर वापस आएगी आवाज, तो भैया x प्लस वाई और ऊपर से फिर y प्लस एक्स, या x अगर जाना y प्लस आना, अगर ऐसा भी बोलना मांग रहे हैं तो x प्लस वाई, क्योंकि स्पीड दे रखी है, प्रेसिशन ऑफ हियरिंग हमें पता है, तो x प्लस वाई को 17.5 से कम होने की जरूरत है, ना कि 33.5, डबल नहीं होगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और प्रेसिशन ऑफ हियरिंग 0.5 दे रखा है, तो यहां पे हमें सिंपल पकड़ना है, ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा या? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। एक सेकंड मार्क कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ टाइप भी बता रहे हैं किस किस टाइप के और कैसे टाइप के क्वेश्चन है। अ मैग्नेटिक कंपास इज प्रेजेंट इन ऑन अ स्मॉल टेबल वेरी क्लोज टू द वॉल इन अ रूम। अ मैन एंटर इन अ रूम एंड स्विच ऑन द एयर कंडीशन फिटेड नियर द सीलिंग। ठीक है, छत के पास लगा। ही ऑब्जर्व दैट द नीडल इन द कंपास शो द इमीडिएट रिफ्लेक्शन। आइडेंटिफाई द, तो क्योंकि अगर उसने ऑन करा है तो उस वायर में से करंट जा रहा होगा, वो उस नीडल के आसपास होगा, जिसकी वजह से करंट जाने से वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो होगा। तो एयर चली हवा में, तो उससे मैग्नेटिक कंपास को कोई लेना देना नहीं है, अंटिल मैग्नेटिक कंपास का ऊपर शीशा ना उड़ गया हो। ठीक है, तो ये गलत है। अ करंट फ्लो फ्रॉम द एसी concealed in adjacent wall, current flowing through an AC wire, ये हो सकता है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, वाइब्रेशन का कोई रूल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। टू सब्सटेंस ए एंड बी, ठीक है, दो सब्सटेंस है, एक ए है एक बी है, अब सेम मास, तो मास उन्होंने दोनों को सेम कर दिया। एक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, और मतलब स्पेसिफिक स्पेसिफिक हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ए की ज्यादा है और बी की कम है। ठीक है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस यू एक्सेप्ट दैट दीज सब्सटेंस आर सब्जेक्ट एट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो भैया अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो बी जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है वो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा लेगा, और ए कम टेम्परेचर। तो सब्सटेंस ए विल एक्सपीरियंस स्मॉलर टेम्परेचर चेंज देन बी। तो पहला ही ऑप्शन सही है, इसको आगे मार्क करो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। अ स्टूडेंट ट्रेस अ पाथ ऑफ अ लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास prism for a different angle of incidence. He analyzed each diagram and draw a following conclusion. उसने कुछ conclusion बनाया, तो पहला conclusion पे देखते हैं। पहला conclusion उसने बनाया on entering, ठीक है, ऑन एंटरिंग अ प्रिज्म द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स इट्स बेस। तो ये कंक्लूजन सही है। सेकंड कंक्लूजन बताया लाइट रे सफर रिफ्रैक्शन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड अ पॉइंट ऑफ एमर्जेंस व्हाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन दोनों जगह होता है, इंसिडेंस पे भी होता है, एमरजेंस पे भी होता है। तीसरा, एन एमर्जेंट रे बैंड एट अ सर्टेन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो अगर आपने ये बोलना मांग रहे हैं, अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन से आई है तो यहां से जाके वो इधर की तरफ ही बैंड करेगी जिधर इंसिडेंट रे आई आई थी, जिस डायरेक्शन की तरफ से। तो ये भी सही है। और while emerging from a prism as second surface the angle of refraction is less than the angle of incidence। ठीक है, यहां पे जो सेकंड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो इंसिडेंस से कम होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, वो वाला ऑप्शन आप टिक लगा लीजिए। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, वो कह रहा है एक मेटल बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में घुमाई जा रही है। ठीक है, ये डायरेक्शन उन्होंने दे रखा है आपको समझाने के लिए कि वो इस डायरेक्शन में घुमा रही है। तो अगर मैं बोलूँ तो वो ऐसे गोल घूम रहा है। ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में वो गोल घूम रहा है, ऐसा ऐसे ऐसे गोल गोल चक्री की तरह उसको घुमा रहे हैं। और एक क्लब है, उसे ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं। अब अल्टीमेटली वो निकला इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्यू की डायरेक्शन में वो निकला है, क्यू में इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस को दिखाऊं आपको, तो वहां से आपको काफी हद तक क्लियर होगा। तो ऑप्शंस को देखिए कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं। तो अगर मैं इस वाले को रोकता तो वो इस डायरेक्शन में जाता, इधर इधर जाता, और ये ऐसे जाता, और ये वाला इधर आता। क्योंकि अगर वो घूम रहा है तो वो अल्टीमेटली यहां तक छूटेगा तो वो इधर ही जाएगा, क्योंकि वो ऐसे आ रहा है, और अल्टीमेटली छूटता तो इधर जाता। अगर वो ऐसे आ रहा है तो ऐसे घूमता हुआ आ रहा है और यहां से छूटा तो वैसे जाता। अगर वो ऐसे जा रहा है और यहां से छूटता तो वो सीधा जाता। और अगर वो ऐसे जा रहा है और यहां से छूटता तो वो इधर आता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27।
समटाइम द स्काई अपीयर रेडिश इन अ इवनिंग, ये बिल्कुल सच बात है, और ये इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और सबसे दूर तक वो ट्रैवल करता है। रीजन में क्या दे रखा है, द रीजन इज बीइंग लॉन्गर इन वेवलेंथ, रेड बीइंग अ लॉन्गर इन वेवलेंथ, जो मैं आपको बोला स्कैटर मोड। नो नो नो, ये गलत है। अगर मैं आपको बोलूं तो स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग जो होती है, अगर आप कंसाइन बुक पढ़ते हो तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी स्कैटरिंग उतनी कम होगी। तो रेड कलर दूर तक इसलिए दिख पाता है शाम के वक्त, सूरज उगते वक्त इसलिए दिखता है क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर्ड होता है। ठीक है, ओके। और दिन के वक्त नीला आसमान इसलिए दिख पाता है क्योंकि अगर मैं बोलूं कि सारी लाइट आ जाती है, और क्योंकि ब्लू कलर इतनी छोटी वेवलेंथ की होती है वो सबसे ज्यादा इजिली स्कैटर्ड हो जाती है, अल्ट्रावायलेट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो द वर्क डन इज जीरो, सही बात है। सो वर्क डन इज जीरो देन इट नेसेसरी मींस द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, नहीं नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा होता है। कूली सर पे वजन उठा के सीधा चल रहा है तो उन दोनों के बीच में एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो उस केस में भी वर्क डन जीरो हो सकता है। तो असर्शन, यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड बोल लिया नेसेसरी, नेसेसरली ऐसा नहीं होता। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाओ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ये हो सकता है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ये वाला इनवर्सली नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है जरा एक बार देख लेते हैं। a ray of light passing from obliquely from 1.3, तो मतलब एक मीडियम है 1.33, दूसरा मीडियम है 1.5, लाइट आई। तो अगर वो एक रेरा मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाएगी तो बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, तो बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। ठीक है, यू वर रजिस्टर रजिस्टर योर नेम फॉर फॉर एग्जामिनेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पर्पस, and you need to a passport size photograph for yourself. When you want to studio, the photographer told you to sit in a chair in front of a wide screen on the room. This is purposely done so that an object should be stand beyond the center of curvature of a camera, but sincerely not the infinite distance. और ये होता ही है जिससे वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना सके। The characters of the image is formed are being taken on the screen and is also diminish in size. तो यस, वो सही है, और वो डिमिनिश बने, छोटी बने, जिससे वो स्क्रीन पे आ सके, ये इसके लिए बिल्कुल सही वर्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, हैव a supply of water throughout the year. This is because of iceberg on the mountain does not melt all at once. This is due to high specific heat capacity of ice, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। तो अगर मैं बोलूँ तो स्पेसिफिक हीट का कोई लेना देना नहीं है, बस है क्योंकि, बट वहां पे है हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, ज्यादा होता है, ज्यादा हीट चाहिए उसे पिघालने के लिए, तो ये इसका रीजन सही है। इफ थ्री रेजिस्टेंस R1 आर इन कनेक्टेड सीरीज, तो R2 और R3 इन करेक्टेड सीरीज एंड व्हेन देयर रिलेशन बिटवीन करंट्स, तो यहां से करंट जो जाएगा वो तीनों में जाएगा, तो I1 I2 I3 तीनों बराबर है। अगर पैरेलल होते तो हाँ डिफरेंट होता, डिपेंडिंग कहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है कहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो पी में कितनी वेव निकल रही है, तो पी में अगर मैं आपको बताऊं तो एक वेव ये रही कंप्लीट, यहाँ से ये एक वेव हुई और यहाँ पे आधी, तो 1.5 वेव जा रही है। यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट वेव है तो ये 1 वेव जा रही है, यहाँ पे ये हाफ वेव है तो 0.5 वेव जा रही है। तो इसको ग्राउंड नंबर करने में लिए इंटू टू सबसे कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
ये आपका है क्वेश्चन नंबर 32। और मुझे ऐसा पता चलता है कि इसका भी आंसर में शायद गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर रखा है 236, बट इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 3:1, क्योंकि रेशियो PQR का पूछा है। ठीक है, तो इसे चेक कर लेना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड, हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी और टेम्परेचर डज नॉट राइज। और ऑब्वियसली क्योंकि वो स्टेट चेंज कर रहा है, टेम्परेचर उठेगा नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, तो जब टेम्परेचर चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब वो चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम क्योंकि टेम्परेचर सेम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। फिर नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन अ करंट पास थ्रू अ वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द वायर। सच बात है। ठीक है, जब एक वायर में करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। रीजन क्या कह रहा है, वेन एवर देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल इंड्यूस करंट। ये तो करंट बनाने की बात कर रहा है, तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट दोनों एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे। तो असर्शन रीजन बट, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 34 में बी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली फॉर द चेंज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो प्रोटॉन, मतलब 1.6 जो होता है वो पॉजिट्रॉन का होता है, अगर मैं बोलूं तो या पॉजिट्रॉन का होता है या प्रोटॉन का बोल सकते हो आप। तो अभी ए ऑप्शन भी सही लग रहा है मुझे, बी, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। माइनस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, तो ये, तो अभी सी ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। और ये बात इसकी पुख्ता करता है, क्योंकि अल्फा पे अगर आपने देखे तो 2 नीचे और 4 ऊपर, तो ये ही चार्ज को बताते हैं, और ट्वाइस इंटू 1.6 करोगे तो 3.2 ही आएगा। तो ये करेक्ट आंसर से, करेक्ट रीजन थे कि क्यों है। उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने आपको समझाया होगा समझ में आएगा। कल इसी टाइम पे मैं आपको फिर से लेके आऊंगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे। और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि हम लाइव स्ट्रीम करें। सो बच्चों, अगर आप चाहते हो मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूं और 1 बाय 1 चैप्टर फिजिक्स के बढ़ाऊं, जिससे हम पहले उसमें स्टडी करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस, टॉपिक क्या है, एंड देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि उससे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड यस, आफ्टर दिस व्हेन कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं सैंपल पेपर भी कराऊंगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टडी हार्ड।